नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में। मैं आप सभी के साथ हाजिर हूं कंचन। हरियाणा की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा। इस संबंध में हरियाणा विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सत्र की आगामी बैठकों के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सत्र कार्य उत्पादकता की दृष्टि से काफी प्रभावी रहेगा। उन्होंने सभी विधायकों से अपील की कि वो पूरी तैयारी के साथ सत्र में भाग लें। प्रदेश में जब से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है तभी से मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक जनहित के फैसले लिए जा रहे हैं। सत्र को लेकर भी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार तैयार है। हालांकि सत्र को लेकर तैयारी में विपक्ष भी होगा, लेकिन जो एक सवाल अभी भी लगातार विपक्ष को लेकर बना हुआ है वो ये है कि आखिर कब कांग्रेस अपने विधायक दल के नेता का फैसला करेगा और कब प्रदेश को नेता प्रतिपक्ष मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए गेंद कांग्रेस हाईकमान के पाले में, तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि हाईकमान क्यों इतना देरी लगा रहा है। तो लगातार अगर देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर अभी भी इंतजार की जो घड़ियां हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी तक विपक्ष की ओर से जरा सा भी कुछ एहसास नहीं हो रहा कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर उन्होंने क्या सोचा हुआ है। सवाल ये भी उठ रहा है कि हाईकमान के पास जब ये गेंद है तो फिर हाईकमान इतनी देरी क्यों लगा रही है। हाईकमान के मन में क्या विचार चल रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि सत्र में कौन से मुद्दे उठाने हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात होनी है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी तक काम नहीं हो पाया और विपक्ष पूरी तरह से उठाने के लिए तैयार है। कई ऐसे सवालों के साथ आज चर्चा को हम शुरू करेंगे। तो हमारे साथ यहां पर हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को शुरू करेंगे। हमारे साथ राजीव शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अंश वत्स हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नरेश शर्मा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं और कृष्ण कुटेल हमारे साथ इनेलो से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहला सवाल राम राजा जी आप ही से है, बीजेपी पार्टी से हैं, सत्ता की पार्टी से हैं आप। सवाल आपसे मेरा ये कि सत्र बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। इस सत्र का इंतजार हर किसी को था सरकार बनने के बाद से, क्योंकि बहुत से ऐसे जनता के मुद्दे हैं जो इस सत्र में उठेंगे और जनता भी उम्मीद लगाए बैठेगी कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोग वहां जाकर उठाएंगे। किस तरह की तैयारियां हैं? देखो, जिस तरह से 13 तारीख से सत्र का शुरुआत हो रही है विधानसभा सत्र की, और माननीय स्पीकर साहब ने सभी एमएलए साहिबान से विनम्र आग्रह किया है कि वो अपनी तैयारी करके आए और जनहित के लिए सरकार 24 घंटे तैयार रहती है और जनहित के मुद्दे ज्यादा ज्यादा उठाएं, उनका समाधान करवाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण वहीं रहेंगे और जो भी जनहित का मुद्दा है उसका समाधान किया जाएगा। क्योंकि सरकार है हमारी, ये किसानों की, मजदूरों की, शोषित समाज की, दबे कुचलों की, ये छत्तीस बिरादरी की सरकार है, सभी वर्गों की सरकार है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देवतुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। जिस तरह से केंद्र में हमारी सरकार बनाई थी, ऐसे ही हरियाणा में भी स्पष्ट बहुमत से देवतुल्य जनता जनार्दन ने आदरणीय नायब सैनी जी, जो बहुत ही मिलनसार हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, जन जन के चेते हैं, छत्तीस बिरादरी के मकिया हैं, उनके सिर पे हाथ रख के उनको आशीर्वाद दे के दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया और स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनाई। एक बार फिर मैं पुनः देवतुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार कसौटी पे खरी उतरेगी और जो हमने वायदे किए हैं, जो हमने संकल्प लिया है संकल्प पत्र के माध्यम से, उसको हम पूरा करेंगे और ऐसे ही जनता की हम सेवा करते रहेंगे। जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी और लगभग 20-25 साल तक हमारी सरकार चलती रहेगी, क्योंकि हमने काम किया है। और सबसे पहला तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग ने 25,000 भर्तियां लटका दी थी, जो उन्होंने चुनाव आयोग से रुकवा दिया था, उनका रिजल्ट रुकवा दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम पे वायदा किया था कि मैं पदभार
भगवान की कृपा से हमारी सरकार बनेगी और मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा। पहले मैं 25,000 भाई बहनों को नौकरियां दूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25,000 हमारे बेरोजगार भाई बहनों को नौकरियां दी। मैं इसके लिए वायदा पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व जन जन को भा रहा है, वो 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं और उनका व्यक्तित्व जनता को बहुत अच्छा लग रहा है और वो रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। और वो अक्सर कहते रहते हैं, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूं और ये सीएम रेजिडेंस भी आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ आपका, मैंने आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और जनता ने भरपूर आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। मैं एक बार फिर जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तेजी से सरकार काम कर रही है, माननीय मंत्रीगण भी जिस तेजी से अपने अपने विभाग में काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं भाई जनता में बहुत भारी इस चीज की प्रशंसा हो रही है। ठीक है और जी ठीक है, फिर लौटती हूँ आपके पास। अंश हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। अंश जी, अब आपसे मेरा सवाल है, बहुत सीधा सा सवाल है आपसे। देखिए, अब तो सत्र भी शुरू होने जा रहा है और इस सत्र का इंतजार हर कोई कर रहा था, सभी पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि आप ही लोग जनता के तमाम मुद्दों को जाकर वहां पर उठाएंगे। विपक्ष भी चूंकि आप बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा बनती है, जनता जहां जहां पर परेशान है उन मुद्दों को जाकर आपको वहां पर उठाना है। लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष का नेता ही क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष, तो कैसे आप लोग मुद्दे उठाएंगे वहां पर जाके? अभी तो आप ही लोग अपनी चीजें क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, सवाल ये नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा उस समय हम लोगों के पास नेता प्रतिपक्ष भी होंगे और हमारा जो पूरा विपक्ष है वो पूरा विपक्ष जो है सरकार से सवाल पूछने का भी काम शुरू करेगा। तो किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस प्रकार से आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में भी कहा था कि क्यों हाईकमान को देर लग रही है, तो उस पर भी मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि पार्टी हाईकमान के पास अभी हमारे 2 राज्यों में चुनाव भी है, तो पार्टी हाईकमान के पास बहुत सारे और जो उपचुनाव है, तो उन सब चीज पे भी ध्यान रखना होता है। और जब समय पार्टी हाईकमान को लगेगा, पार्टी हाईकमान उस हिसाब से निर्णय करके जरूर जो है एक फैसला लेगा जो कि जनता के आवाज को मजबूती से विधानसभा में उठाने का, जो एक ऐसे नेता को चुनेंगे जो आवाज को मजबूती से उठाएंगे। हमने जैसे पहले भी मजबूती से आवाज को उठाया है और हम आगे भी सरकार को मजबूती से ही घेरने का काम करते रहेंगे। आपने यहाँ पे बात की जनता के मुद्दों की। हमने पहले भी सरकार को घेरने का काम किया और आज भी हम सरकार से पूछने का काम करेंगे कि आप जो ये वादे कर रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता ने काफी सारे अपने वादों की बात की, लेकिन आज हरियाणा की जनता पूछना चाहती है कि महिलाएं पूछना चाहती है कि वो 500 रुपये सिलेंडर कब मिलेगा उन्हें, महिलाएं पूछना चाहती है कि वो 2100 रुपये कब मिलेगा। और यही सारे मुद्दों को लेकर हम फिर से विधानसभा में सरकार को घेरने का काम करेंगे। अगर विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि संसद की कार्यवाही अच्छे से चलेगी, मैं आशा करता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष जो है विपक्ष को उतनी ही मजबूती से मौका देंगे जितनी मजबूती से वो सरकार को देते हैं। किसी भी प्रकार का वहां पे पक्षपात नहीं चलेगा। अगर विपक्ष को मजबूती से आवाज रखने का मौका दिया जाएगा, सरकार से मजबूती से सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा, तो आई थिंक सो ये सरकार, ये जो सेशन है ये प्रोडक्टिव तरीके से चलेगा और सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो कब ये लागू करेंगे। क्योंकि महिलाएं पूछना चाहती हैं, आपने उनसे ये कह के तो वोट जरूर ले लिया था, लेकिन आप ये कब लागू करके देंगे। और अगर आप देखेंगे सरकार का जो सबसे पहला फैसला जो रहा था वो किसानों के विरुद्ध रहा था। सरकार ने सबसे पहला जो फैसला लिया वो ये लिया कि किसानों पे वो अपनी एमएसपी पे फसल ही नहीं बेच पाएंगे। तो सरकार ने सबसे पहला फैसला ही किसान के विरुद्ध लिया है। तो अगर सरकार के इसी प्रकार के फैसले रहेंगे तो इन्हीं फैसलों को लेकर भी हम बार बार विधानसभा में सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे। मैं मानता हूं कि पॉल्यूशन की एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अगर किसी किसान को फसल ना बेचने दिया जाए तो उसका समाधान नहीं हो सकता था। तो हम सरकार से इन्हीं सब चीजों मुद्दों पे ही बात करेंगे। जो उन्होंने बात की थी 2 लाख रोजगार को भरने की, हम उनसे पूछेंगे कि आपका क्या रोड मैप है, क्या आपका प्लान है, क्योंकि आपने 10 साल से तो भरा नहीं था और आप किस मुंह से बाद में फिर रोजगार की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम लाते हैं, जिस मुंह से आप ये सवाल पूछ रहे हैं,
यहाँ पर बीजेपी से या फिर सत्ताहीन इस वक्त सत्ता में जो पार्टी है उनसे, वो भी आपसे यही सवाल पूछ रही है। वो भी तो यही आपसे बार बार कह रही है कि ठीक है, सारे सवालों को आप पूछ लीजिएगा, लेकिन आप अपनी ओर से तो स्थिति को क्लियर कर दीजिए कि आपका नेता विपक्ष कौन होगा। प्रतिपक्ष का नेता तो आपको पहले क्लियर करना होगा ना। वो भी आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी को हमसे सवाल पूछे, लेकिन सबसे पहले वो अपनी खुद की तो स्थिति को क्लियर करे। भारतीय जनता पार्टी को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि विपक्ष का नेता कौन होगा, हाँ। लेकिन उनको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है कि वे जनता के वो मुद्दों को सबसे पहले कब लागू करके देंगे, कब महिलाओं को वो 2100 रुपया देंगे। उनको इसमें दिलचस्पी नहीं है, पर उनको दिलचस्पी इस चीज में कि विपक्ष का नेता कौन होगा। अरे विपक्ष आप लोगों के सामने खड़ा है, उनमें से कोई ना कोई आपको नेता मिल जाएगा जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा। क्या हमारे लिए इतना बड़ा एक इश्यू बन गया है कि हम विपक्ष का नेता कौन होगा? क्या गरीबी को दूर करना, आज अमीर और गरीब के बीच में खाई है, क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है हम लोगों के बीच में? क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है कि आज बेरोजगारी की वजह से हरियाणा के कितने सारे युवा जो है आज विदेश जाने को मजबूर है? मैंने अभी कल परसों एक वीडियो देखी थी ट्विटर पे, जिसपे आ रहा था कि अमेरिका जो है वहां पे डंकी रूट से कितने सारे हजारों की संख्या में युवा जाते हैं और कितने लाख रुपए वो लगाते हैं। तो सरकार के सामने क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है कि इस प्रकार से बेरोजगारी के जाल में आज हरियाणा फंसा हुआ है, किस प्रकार से नशे की जाल में हरियाणा फंसा हुआ है? सरकार के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन सरकार के लिए प्राथमिकता ये है कि विपक्ष का नेता कौन होगा। क्यों? क्या सरकार को इसी तरीके से अपनी सरकार ने अपनी नीतियों को लागू करना है? जनता अपने आप को तो ठगा हुआ महसूस करेगी फिर। ठीक है, ठीक है। नरेश शर्मा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। अब मेरा सवाल आपसे है, आपने सुना मैंने सवाल यहाँ पर विपक्ष से भी वही पूछा कि नेता प्रतिपक्ष को यहाँ पर सामने लाने में इतनी देर क्यों लग रही है इन्हें? ये तो बहुत पहले का काम था। सभी को लग रहा था कि भाई 25 तारीख को जब हो रहा था, शपथ ग्रहण हो रहा था, उस वक्त भी लग रहा था कि हाँ अब जो है क्लियर हो जाएगी स्थिति, लेकिन तब भी क्लियर नहीं हुई स्थिति और आज भी वही हालात नजर आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये रहेगा कि इस पर आपकी क्या टिप्पणी है। दूसरा सवाल कि क्या तैयारी है आपकी, सत्र में क्या कुछ करना है? जी नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और जो है पैनलिस्ट को सभी को नमस्कार। आपने पूछा कि क्योंकि मेन जो टॉपिक है आपको पता है कि कांग्रेस ने विपक्ष के लीडर को अभी तक कहीं भी नॉमिनेट नहीं किया, कोई भी है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है क्योंकि शायद वक्त जी को नहीं पता कि एक्चुअल ये चीजें जो संविधान के अंदर है ये सब चीजें पहले करके रखनी होती है और ये जब हमारा पत्र है उससे पहले ही डिक्लेयर करके देना होता है। और जो हमारा विधानसभा का जो है लीडरशिप है, आप देखेंगे कि जो भी मुख्यमंत्री है उसके बाद विपक्ष के लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारा कुछ मैनेज करने के लिए, क्योंकि अपनी टीम को मैनेज करने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सब देखने के लिए ये तो कांग्रेस की जिम्मेवारी है और कांग्रेस को करना भी चाहिए। जैसे आपने देखा कि संसद के अंदर विपक्ष के भी नेता जो है राहुल गांधी जी है और उनको जो है निर्विरोध रूप से चुना गया और बहुत जल्दी ये प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया के लिए हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते क्योंकि कांग्रेस के पास एक्सक्यूज बहुत रहते हैं। एक्सक्यूज के नाम पे आपने देखा कि पहले जो कहते थे कि संसद के लिए आज 10 साल हो चुकी है, संसद नहीं बना पाए, और चुनाव हारने का रीजन भी बहुत सारी चीजें रही, जिसके लिए ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा क्योंकि अब जो है अब इसका इम्पैक्ट शिल्पीकरण तो नहीं कर सकते कि ये चीज होगी नहीं होगी। आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे अपनी पार्टी नेतृत्व के लिए भी और आगे जनता के लिए भी, क्योंकि जनता के बीच आप उस हिसाब से अपने आपका प्रेजेंटेशन ही नहीं कर पा रहे हैं। ऑलरेडी जनता आपको समर्थन देना चाह रही थी आपको, लेकिन आपकी नीतियां इस हिसाब से रही कि आप कहीं ना कहीं उसमें विफल रहे और जनता के अगर मुद्दे उठाए होते तो पिछली बार भी आप लोग विपक्ष में थे, विपक्ष के रह के आपको उठाने पड़ेंगे मुद्दे। और अभी भी यही है कि मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप मेन मुख्य भूमिका में हैं, आपको सारे के सारे जितने भी आपके एमएलए हैं उन सबको जो है अपने रिपोर्ट कार्ड बनाने चाहिए कि आपको क्या क्या चाहिए। सरकार के उन मुद्दों को रखिए, अपनी मांगे रखिए, आपके सारे विधायकों को टाइम नहीं देगा। और जो सरकार के विधायक जैसे कि अभी जो करंट के अंदर कई मंत्री के बाद में नए मंत्री बन के आए हैं, शायद वो कार्यकाल के हिसाब से क्या रहेगा, उनको भी हरियाणा के लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे रोजगार के लिए भी नई इंडस्ट्री कैसे लाई जाए। बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो भाजपा ने जो मुद्दे कमिटमेंट किए थे वो कैसे पूरे होंगे, इन सबको लेके जो है भाजपा को और विपक्ष के लीडर्स को जो है पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा और जनता के लिए बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर जो कर्जा जो है बढ़ता रहा 10 सालों के अंदर, वो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा कि अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ाए और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सोचने के लिए इस कर्ज को थोड़ा कम करना पड़ेगा।
जो आपने पेंशन के वादे किए हैं, महिलाओं के लिए जो वादे किए हैं, हर घर देने के लिए वादे किया है, जो जो वादे हैं महत्वपूर्ण वादे पूरे करने पड़ेंगे। अगर पूरे वादे नहीं होते, और आपने देखा कि आम आदमी पार्टी इसके लिए रोड के ऊपर संघर्ष करेगी, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी, या हमारे जो कंटेंट है पूरा का पूरा, अगर ये वादे पूरे नहीं होते हम जनता की आवाज जरूर बढ़ेंगे। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, अब आपसे मेरा सवाल है, इनेलो पार्टी से हैं आप, सवाल आपसे भी मेरा यही बनता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सवाल तो उठ रहा है क्योंकि हाईकमान जो है कांग्रेस इतना देर क्यों लगा रही है एक नेता विपक्ष का नाम यहां पर लाने में। नेता प्रतिपक्ष का नाम तो सामने आ जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन अभी तक सामने नहीं आया, जबकि हाईकमान के पास ये गेंद पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी समय लगा रहे हैं। ऐसा क्यों और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक ये सवाल, और दूसरा सवाल, सत्र 13 तारीख से शुरू हो रहा है, क्या कुछ तैयारी है सत्र को लेकर? देखिए कंचन जी, आपने पहला सवाल जो प्रश्न किया है कि अभी तक जो है कि विपक्ष का नेता जो है कि कांग्रेस की ओर से जो है कि वो नहीं लाया गया, तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, और बार बार हम पहले भी डिबेट के अंदर एक बात उठाते रहे कि जो कांग्रेस जो विपक्ष में जो पहले बैठी थी और उन्होंने जो है कि जनता के हित के जो मुद्दे थे वो सही तरीके से जो है कि सत्र के अंदर जो है कि वो उठाने का काम नहीं किया। और हम बार बार बोलते थे कि हुड्डा जो है कि भारतीय जनता पार्टी से जो है कि वो मिला हुआ है, और जब किसानों का मामला चला हुआ था और जो 3 दिन का सेशन था, 3 दिन सेशन के दौरान तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है कि वो 3 घंटे के अंदर ही जो है कि वो सेशन को खत्म कर दिया, साइन करके जो है कि वो चले गए हैं। तो अभी भी जो है कि मामला जो है कि विपक्ष के नेता का जो है कि वो चला हुआ है, कहीं ना कहीं जो है कि हुड्डा वो प्रेशर डाल करके जो है कि वो प्रतिपक्ष नेता जो है कि फिर दोबारा जो है कि वो बढ़ना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाईकमान जो है कि उनको बढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि उनके नेतृत्व के अंदर जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस का जो रिजल्ट रहा है वो आप सबके सामने है। और अब बार बार बोलते थे कि हुड्डा भारतीय जनता पार्टी से मिल करके जो है कि वो गेम चला रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो जब कांग्रेस का जो शासन रहा और उसने जो है कि किसानों की जो है कि जमीन को जो है कि कौड़ियों के भाव खरीद करके जो है कि वो ऊंच दामों पर जो है कि वो बेचने का काम किया है। तो ये सवाल जो है कि जनता, जब चुनाव था तो जनता के बीच के अंदर ये सवाल थे और जनता भी जो है कि ये प्रश्न कर रही थी, और इसलिए कांग्रेस जो है कि वो पीछे बैकफुट पर गई है। और ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन जो है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो काम कर रहा है। और दूसरा जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल का जहां तक सवाल है प्रश्न उठाने का, तो यहाँ पर जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, तो इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि उसको उठाने का पूरा भरसक प्रयास जो है कि वो करेगी। प्रश्न जो है कि वो लेकर के आएगी, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे वो फसल उठाव की बात हो, तो ये तमाम मुद्दे जो है कि इस विधानसभा सत्र के अंदर जो है कि वो रहने वाले। दूसरा महंगाई का मुद्दा बड़ा पैमाने पे, कि आज महंगाई जो है कि आसमान को छू रहे, पेट्रोल के दाम जो है कि आज आसमान को छू रहे हैं, कि अभी भी जो है कि 10 वर्षों तक पीछे भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर रही, अब भी तीसरी बार सरकार जो यहाँ पर, और केंद्र के अंदर भी सरकार है। दूसरा एक प्रश्न और यहाँ पर जो है कि पैदा हो रहा है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री चौधरी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2012 के अंदर, वो एक बात बोलते थे कि मैं ऐसा चाहता हूं इस देश और प्रदेश के अंदर कि अमेरिका जो है कि वो लाइन में लग करके जो है कि वो भारत का वीजा लेने के लिए वो खड़े हों। लेकिन आज तो जो है कि हमारे हरियाणा प्रदेश का जो है कि तीसरे घर से जो है कि व्यक्ति, जो युवा जो है कि वो विदेश की ओर पलायन कर रहा है। तो ये कारण क्या है? तो ये भी आज जनता के सामने जो है कि एक प्रश्न है, क्योंकि आज एक बच्चा जो है कि डंकी से जो है कि वो बाहर विदेश के अंदर जाता है, और दूसरा जो है कि तीसरे चौथे दिन फिर उसकी लाश जो है कि वो मिलती है। तो ये हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए एक बड़े दुख की बात है। और जो है कि एक मुद्दा और बड़ा पैमाने पे यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के अंदर है कि पूरा हरियाणा प्रदेश नशे की चपेट के अंदर है। तो पहले भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कंट्रोल करने का काम नहीं किया, तो अब की जो है कि तो भारतीय जनता पार्टी की क्या प्लानिंग है और किस स्ट्रेटेजी के साथ जो है कि जो हरियाणा प्रदेश जो है कि वो नशे की चपेट के अंदर है, तो नशे से कैसे जो है हरियाणा प्रदेश को जो है कि वो मुक्त किया जाए। और अभी रामराज जी बोल रहे हैं कि भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो दबे कुचलों की सरकार है,
लेकिन शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वो 10 वर्षों तक शासन करके इस हरियाणा प्रदेश पे और देश पे शासन करके आज भी जो है कि दबे कुचले शब्दों का जो है कि वो इस्तेमाल कर रही है। यानी ये गरीबी को हटाने का काम इन लोगों ने नहीं किया, छत देने का काम जो है कि इन लोगों ने नहीं किया है कि एक मान ले गरीब का बच्चा जो है कि सरकारी स्कूल के अंदर जाए तो उसका वजीफा देने का काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। तो ये सब जो है कि तमाम मुद्दे जो है कि इस विधानसभा सत्र के अंदर जो है कि उठने वाले हैं और जो है कि जिसका भी जो भी विभाग है तो उससे संबंधित जो है जो भी मुद्दे हैं तो वो वहां पर उठाए जाएंगे। शराब घोटाला पीछे हुआ तो आज तक जो है कि वो जवाब नहीं दे पाई है। दूसरा जो है कि रजिस्ट्री घोटाला यहाँ पर हुआ है तो सरकार जवाब नहीं दे पाई है। फर्जी आईडी घोटाला यहाँ पर हुआ तो सरकार जवाब नहीं दे पाई है। नगर निगम घोटाला हुआ तो सरकार जवाब नहीं दे पाई है। तो आज भी वो मुद्दे जो कि तो जुड़े हुए। दूसरा जो है कि आज क्रेडिट लेना चाहते हैं कि भाई 25,000 नौकरियां जो है कि हमने सरकार में बैठने से पहले कि उसको पूरा करने का काम किया है। लेकिन आप जब रिजल्ट को देखते हैं तो रिजल्ट के अंदर हम क्या पाते हैं, जो डी ग्रुप के जो बच्चे थे तो डी ग्रुप से उठा करके जो है कि इन्होंने जो है कि वो कहते हैं कि हमने जो है कि ये भर्ती कर ली है। वो ऑलरेडी पहले नौकरी कर रहे थे और डी ग्रुप से उठा करके जो है कि उनको उस लिस्ट के अंदर शामिल करके जो है कि डिक्लेयर करना, ये जनता के साथ सरासर जो है कि वो धोखा है, युवाओं के साथ जो है कि वो धोखा है। ठीक है, रामराज जी जवाब दीजिए। देखो मेरे भाई, इन लोग के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता ने रोजगार की बात करी। इन दोनों को शर्म आनी चाहिए, रोजगार की बात करते हैं। एक के तो आका की भर्ती घोटाला में सजा हुई थी, पूरा हरियाणा जानता है, तब से इनको नकार दिया प्रदेश की जनता ने। गरीबों का हक मारा था, गरीबों का हक मारा था, गरीबों का हक। नौकरी को ले रहे, अपने परिवार को पाल रहे हैं, लेकिन गलत नीति के को भी नौकरियां गरीब का हक मारा था। जो मेरिट केस बच्चे थे उनका हक मारा था, हक है, लेकिन उसकी सजा हमेशा गलत तरीके से इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। आपकी पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकती। भर्ती नहीं की, रोजगार दिया है। अगर एक व्यक्ति को रोजगार दिया है जो है कि रोजगार किसको दिया है, पड़े तो हम रोजगार किसको दिया है कि वो तैयार है। रोजगार किसको दिया ये तो बता दें। अब आप उनकी बात पहले सुन लीजिए फिर आप उत्तर दे दीजिएगा। बोलिए रामराज जी। ऐसा है, इन्होंने गरीबों का हक मारा, जो मेरिट केस बच्चे थे उनका हक मारा और इन्होंने अपने लोगों को रोजगार दिया और इसलिए भर्ती घोटाले में इनके आका की सजा हुई। पूरा हरियाणा जानता है इस चीज को और इसलिए प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया। और ये दबे कुचलों के बारे में कटाक्ष करते हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आपके टाइम में महन कांड, आपके टाइम में दुलिना कांड जहां 5 दलित मारे गए थे, आपके टाइम में कंडेला कांड, याद करिए उस कांड को। इसलिए जनता इनको नकार चुकी है। ये दो एमएलए पे आगे हैं ये, और आगे ये भी नहीं बढ़ेंगे। दूसरा, कांग्रेस का प्रवक्ता भाई कह रहा था, रोजगार की बात कर रहा था। इनके टाइम में रोजगार कैसे मिलते थे? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। सिर्फ कलोई हल्के के बच्चों को रोजगार मिलता था। अरे मेरे भाई, निवासी हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? उन बच्चों ने क्या कसूर किया है? आपने उनका हक मारा। और जिस तरह से इनके टाइम में भर्ती हुई है, कहां के बच्चे लगे सबको पता है। और हमारे टाइम में एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, बिना खर्ची बिना पर्ची के जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये नायब सिंह सैनी सरकार लगा रही है, ये भाजपा सरकार लगा रही है। और ये आदरणीय मनोहर लाल जी ने यह प्रथा शुरू करी थी। अगर नहीं भाई, पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरा हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो मैं समझता हूं इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आज आप जाइए कृष्ण भाई, आपके क्षेत्र में, आप गांव में घुसिए, हर गांव से किसी से 5 बच्चे लग रहे हैं, किसी से 10 बच्चे लग रहे हैं, और सारे मेरिट पे, जिसके पास में जींद तक का भाड़ा नहीं, आज उस घर का बच्चा क्लास 1 अफसर लगता है। ये अपना आप में गौरव की बात हमारी सरकार कर रही है। आपके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी, आपके टाइम में लॉ एंड ऑर्डर क्या था, सबको पता है। और कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में क्या होता था, इनके टाइम में किसान की जमीन सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा गए, सस्ते भाव में किसान को डरा धमका गए, सस्ते भाव में हड़प ली जाती थी और महंगे भाव में
फिल्टर को बेची जाती थी, इसलिए किसान इनके विरोधी हैं। और दूसरा, किसानों ने इनको नकार दिया। ठीक है। दूसरा इनके टाइम में प्राकृतिक आपदा में 1-1, 2-2 रुपए के चेक आते थे। चेक की फोटोकॉपी चाहिए मैं दे दूंगा। और इन्होंने किसान मजदूरों के बच्चों का हक मारा, उनको रोजगार नहीं दिया। रोजगार दिया अपने क्षेत्र को, अपने क्षेत्र के बच्चों को। इसलिए जनता ने इनको नकार दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपकी इस बात को आगे शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 70 42 40 40 40 पर कॉल करिए। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। राम राजा जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई थी। मैं अब आपकी इस पूरी बात का यहाँ पर एक एक करके इनसे यहाँ पर इनका उत्तर ले लेती हूँ। सबसे पहले अंशवत जी, आप जवाब दे दीजिए। उन्होंने तो कहा है कि हमने तो अपनी सरकार में, हम जब सरकार में रहे तब भी हमने अपने तमाम वायदों को पूरा किया और आज एक बार फिर से हम सत्ता में आए हैं तो तमाम वायदे जो हमारे हैं उन वायदों को हम पूरा करेंगे। वादे तो आपने पूरे नहीं किए, इसलिए जनता ने आपको दोबारा नकार दिया, आपको मौका ही नहीं दिया। मैं सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता का ही जवाब दे देता हूँ कि उन्होंने बात की यहाँ पे रोजगार की। वो किस मुंह से यहाँ से रोजगार की बात कर रहे हैं जब वो अग्निवीर जैसी योजना लाते हैं, जिसकी वजह से किसानों को जो है जिसकी वजह से आज जो हरियाणा के युवा हैं आज वो सेना में नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे पहले जो सेना में युवा जाते थे उनकी संख्या को अगर आप कंपेयर करेंगे आज की संख्या से, आज किस प्रकार से कटौती हुई है। क्यों? क्योंकि आपने अपने युवाओं को कहा है कि आप उनको ठेके पे आप वहां पे दोगे, आप उनको 4 साल वहां पे सेना पे आप उनको रखेंगे, उसके बाद उनको आप घर भेज देंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो कहां जाएंगे? आज युवा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप यहां से किस मुंह से रोजगार की बात कर रहे हैं जब आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम जैसी आप अपनी ये स्कीम्स लेकर आते हैं जिसकी वजह से युवाओं को आप ठेके पे आप यहाँ पे नौकरियां देने का काम कर रहे हैं और उसके बाद उसमें आप जो पिछड़े हैं उनको आप आरक्षण तक नहीं दे रहे हैं। किस मुंह से यहाँ पे आप बात कर रहे हैं? आप किस मुंह से यहाँ पे रोजगार की बात कर रहे हैं जब आपके कार्यकाल में 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए और आपने एक भी पेपर लीक पर कोई संज्ञान नहीं लिया, आपने एक भी कोई सख्त कानून नहीं बनाया और अधिकांश आप पेपर लीक में आपके ही अधिकारी जो है भाजपा के ही पदाधिकारी क्यों पकड़े जाते हैं? चाहे वो बात हो कि जब नीट का पेपर लीक हुआ तो जज्जर का जो सेंटर था वो आपके ही वहां के प्रिंसिपल जो थे वो आपके ही पदाधिकारी थे।
आप किस मुंह से रोजगार की बात कर रहे हैं? और आप यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि आपने रोजगार दिया है गरीब किसान का बेटा जो खाली पीली नहीं पड़ा 3 पीढ़ी से, आप यहाँ पे जो रोज बैठ के डिबेट में बात करते हैं, कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं? 2 लाख से अधिक सरकारी पद तो खाली है, तो आप कौन से रोजगार की यहाँ पे बात कर रहे हैं? आप यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आपके कार्यकाल में कितनी बार हरियाणा प्रदेश जला है, आज किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो बात हो नू हिंसा की, किस प्रकार से पूरे हरियाणा को आपने आग में झोंकने का काम किया है, चाहे वो बात हो किस प्रकार से किसानों को सड़कों पे बैठा के डंडे चलवाए। प्रदर्शन अगर कोई होता है उस पर आप जिले का जो है इंटरनेट ऑफ कर देते हैं, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की बात हिंसा होता है, उसके बाद पूरा हरियाणा चलता है। कितनी बार आपने हरियाणा को आग में झोंकने का काम किया है, और यहाँ पे बैठ के आप लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पे लोगों को सलाह दे रहे हैं? किस मुंह से दे रहे हैं आप? के बारे में बोलिए ना। प्रवक्ता ने हमारे यहाँ पे बात किया, यहाँ पे वो कांग्रेस को बड़ा क्या दे रहे थे, लेकिन किस मुंह से दे रहे थे? आपके जो इकलौते नेता जो विधानसभा में, तो जनता ने तुमको घर पे बिठा दिया, और यहाँ पे आप बैठ के कांग्रेस को जो है ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। और आप यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो बीजेपी के साथ तो मिली हुई थी, सारी जनता ने देखा है किस प्रकार से आपने भाजपा के लिए अपनी सीटों को कुर्बान किया, कई सीटों पे कमजोर प्रत्याशी उतारे, भाजपा ने आपके वहां पे कई ऐसे किया, तो सारी जनता ने देखा, और पूरी हरियाणा की जनता के सामने आप दोनों की मिली भगत जो थी वो सबके सामने थी। तो कांग्रेस पार्टी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कृष्ण कुटेल जी आप जवाब दीजिए। देखिए कंचन जी, अभी रामराज जी जो बोल रहे थे कि भाई दुलेना कांड के बारे में, मैम कांड के बारे में, कंडेला कांड के बारे में, लेकिन इनको जो कि 735 जो शहादत हुई है, किसानों की जो मौतें हुई है, वो याद नहीं है इनको। वो याद नहीं है इनको। और इन्होंने जो है कि किसानों के ऊपर पिपली के अंदर जो कांड किया है, जो सर फोड़ने का काम किया है, छात्रों के ऊपर लाठी बरसाने का काम किया है, वो याद नहीं है इनको। और इनके कार्यालय से जो है कि करोड़ों रुपए की अटैची जो है कि एक अधिकारी से पकड़ी जाती है, तो वो याद नहीं है इनको। दूसरा जो है कि इनके 42 बार पेपर लीक होते हैं, तो वो इनको याद नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने कमजोर स्तर पर है कि आज जो है कि महिला जो है कि वो सुरक्षित नहीं है। एक इनका जो मंत्री था और वो उसके साथ यौन शोषण का काम करता है, तो ये जो है कि दूसरों को जो है कि सबक सिखाने का काम करते, खुद अपने अंदर जो है कि ये झांक करके नहीं देखते। और इनका जो है कि कुलदीप सेंगर कांड बड़ा पैमाने पे आप लोगों ने सुना होगा, एक दलित की बच्ची को जो है कि रेप किया और जो है कि उसको जलाने का काम, जो है कि दफनाने का काम भी जो है कि इनके मंत्री के द्वारा जो है कि वो किया गया। तो इनको याद नहीं है, जनता भूली नहीं है। बेईमानी से जो है कि सरकार बढ़ाए और जो है कि जनता के साथ धोखा करे और झूठ बोल करके जातियों में बांट करके जो है कि ये जो है कि भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है। अब ये बात करते हैं जातिवाद की, करते हैं जातिवाद को, तो जो है कि इन्होंने बांट दिया इस पूरे देश को। कहीं पर जो है कि ये जाटों के बीच में, बैकवर्ड के बीच में झगड़ा कराने का काम करते हैं, कहीं पर मीणा और जो है कि गुजरों के बीच में करते हैं, कहीं पर पाटीदार पटेलों और जो है कि गुजरों के बीच में जो है कि झगड़ा कराने का काम करते, कहीं पर मराठाओं के और अन्यों के बीच में, कहीं पर दलित और जो है कि हिंदू के बीच में, कहीं पर मुस्लिम हिंदू के बीच में जो है ये जो है कि पूरे देश के अंदर जो है कि खलबली मचाने का जो है कि वो काम करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कि जिस प्रकार से जो है कि राजनीति कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो जो है कि देश को, प्रदेश को जो है कि पीछे ले जाने का जो है कि वो काम कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि मैं पहले भी वो बात को बोल चुका हूं कि अगर ये रोजगार ये दे रहे हैं, बिना खर्ची पर्ची के दे रहे हैं, और फिर यहाँ का युवा पलायन क्यों कर रहा है? दूसरा जो है कि अभी रामराज जी बोल रहे थे कि हमने प्रत्येक गांव में आप जाकर के देखे 5-5, 4-4 जो है कि वो नौकरी मिलेंगे जिनके पास पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पास लिस्ट है और मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ। और जो स्पीकर बने हरविंद्र कल्याण जी, वो मेरे गांव के ही हैं। और एक परिवार के अंदर 14 नौकरियां हैं, तो वो किस खाते से नौकरियां दी गई है पहले, तो ये प्रश्न भी मैंने बार बार उठाने का काम किया है। तो बहुत से प्रश्न हैं
आप चिकना चोपड़ा होकर के जो है कि बातें ना करें। यहाँ पर जो अंदर जो है कि आरएसएस के व्यक्तियों को जो है कि नौकरी देने का काम किया आप लोगों ने, बाहरी लोगों को नौकरी देने का काम किया आपने, ईडब्ल्यूएस आप लेकर के आए। ईडब्ल्यूएस के अंदर जो है कि आपका जो कार्यकर्ता था, तो आपने जो है कि वीकर सेक्शन के अंदर जो है कि उन लोगों को बड़े पदों पर जो है कि बैठाने का काम आप लोगों ने किया है। तो कहां पर जो है कि फिर बिना खर्ची और पर्ची की बात जो है कि रही है। तो कहीं ना कहीं जो है कि पैसे का गेम जो है कि आपकी सरकार के अंदर है। बहुत सी बातें हैं, मैंने आरटीआई लगाई थी कंचन जी, सुनिए मेरी बात को, और उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है। और आरटीआई के जो पेपर मेरे पास आए हैं ना, तो 2 पेज हैं, 2 पेज के अंदर कहीं पर भी जो है कि समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है। तो ये इनका काम है। और वहां पर जो है कि बहुत बड़ा पैमाने पे करोड़ों रुपए का घोटाला करने का काम किया है। लेकिन स्पष्ट रूप से, यानी अभी तक मई के अंदर मैंने आरटीआई लगाई थी, अभी तक मुझे स्पष्ट रूप से जो है कि इनका जवाब जो है कि वो नहीं मिला है। मिली भगत अधिकारियों की बड़ा पैमाने पे जो है कि ये कमीशन लेने का काम करते हैं इनके अधिकारी, और अधिकारियों से मिलकर के जो है कि इनके विधायक है, जो भी है, मिलकर के गेम चलाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कैरेक्टर है, चरित्र है। ये ऐसा काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, ठीक है। नरेश शर्मा जी, अब आपसे मेरा सवाल है, देखिए किस्मत तो आपने भी आजमाई थी यहाँ पर, लेकिन आपका जो कार्ड है वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चल नहीं पाया। कई लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन में चलते तो शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत मुनाफा मिल जाता आपको भी, लेकिन वो मुनाफा भी आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर नहीं आया, और उसके बाद आप लोगों के लिए चैलेंजेस अब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है जी, आपने एक बात कही कि चैलेंजेस, देखो जनता के लिए हम काम करना है, जनता के लिए सभी पार्टियां काम करती हैं, सबका अपना मैनिफेस्टो होता है और सबके अपना विजन रहता है। और इस टाइम हरियाणा की जनता ने आपने देखी पुराने चुनाव के अंदर वो सिर्फ 2 ही पार्टियों के लिए चुनाव था, तो ये पता था कि मजबूती से विपक्ष के रूप में कांग्रेस लड़ रही है और जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है। अगर इन्हीं दोनों के बीच का चुनाव रह के रह गया था और किसी भी पार्टी का, और किसी भी दल को जनता ने बिल्कुल नकार दिया था कि वोट उन्होंने नहीं दिया। वो चाहते थे कि इस भारतीय जनता पार्टी को भगाया जाए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए लोगों ने मन बनाया था, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी ही नीतियों के कारण विफल रही। उन नीतियों के कारण जो है अब जनता का जो विश्वास जो है कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल उठ चुका है। कांग्रेस पार्टी के लिए देखेंगे कि हर बार जनता सोचती है कि इतने बड़े बहुमत देने के बाद भी ये हर बार विपक्ष में बैठ रहे हैं, तो और कहीं ना कहीं ये सरकार नहीं बना पा रही, तो अपनी गलत नीतियों के कारण रहा है कि इनके संगठन नहीं बन रहा है, इनके नेता आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। राज्यसभा की बात आती है तो पार्टी जो डिसाइड करती है उसके खिलाफ में वोटिंग जाती है, कभी कोई शाही का मामला आ जाता है, कभी कोई पर्ची का मामला आ जाता है। तो इस तरह की कहीं ना कहीं अंदर खाने जो है हुड्डा साहब ने इस कांग्रेस को पूरी की पूरी को बेच चुके थे। पहले भी हर बार यही चर्चा होती थी, हुड्डा साहब इस कांग्रेस को कहीं भी आगे नहीं जाने दे चाहते, और हम लोगों ने आपने देखा कि हरियाणा की जनता की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी और जनता के जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो उठाए। अब हम ये जो बातें हैं जो अगर 5 साल के लिए जो जनता के बीच जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी जो वादे पूरे नहीं करेगी उसके साथ में जो है हम उनको मुद्दों को उठाएंगे और जनता के बीच में लड़ाई का संघर्ष चालू होगा। लेकिन एक चीज देखिए, केंद्र की सरकार ने तो अपने 100 दिन का विजन रखा था कि हम 100 दिन के अंदर ये काम करने वाले, लेकिन आज तक वो 100 दिन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन वो काम पूरे नहीं है। ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी पहले साहब ने बोला कि हमारा 100 दिन का विजन है, मेरे को कहीं नहीं लग रहा। अभी भी आप देखोगे कि 8 तारीख से लेकर आज कितने, आज मेरे ख्याल से ये 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं ऑलरेडी। 20 के 25 दिन चलो त्योहार फेस्टिवल निकाल दीजिए, 25 दिन के अंदर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कोई ऐसा कोई नई जो 100 दिन का विजन था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल फेल रहे हैं। एक झूठे वादे करते हैं, झूठे वादों के अंदर पब्लिसिटी ज्यादा होती है, वादे पूरे नहीं किए जाते। और हम तो चाहते हैं कि हरियाणा की जनता के लिए जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे होने चाहिए, क्योंकि जनता आपको मैंडेट दे रही है। पिछली बार आपको पूर्ण बहुमत दिया, लेकिन इस बार आपको पूर्ण बहुमत दिया जनता ने। जनता की जब जनता भरोसा करती है तो आपको भी जनता के ऊपर भरोसा करके उसके वादे पूरे करने पड़ेंगे। जो हरियाणा की जनता को चाहिए वो वादे पूरे कीजिए। हमारी तो यही है कि हम लोग विपक्ष में रह के भी अपने महत्वपूर्ण मुद्दे जो उठाते रहेंगे जनता के, अगर जो वादे हैं पूरे नहीं होंगे। बस ये कि किसी भी गरीब, दलित और जो भी बेरोजगार है उनके ऊपर किसी भी तरह का इस तरह ना हो कि अगर वो कहीं मांगे तो कहीं उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। कई बार जो पिछली सरकारों के अंदर हुआ और इन्होंने किया। आज आपने देखा कि इसके जो नेता है बड़े बड़े वो दिखा रहे कि हर विधानसभा के अंदर अलग अलग ये कहते हैं कि एक्शन मोड में आ गए। अरे 10 साल से तो आपकी सरकार के अंदर से वो एक्शन मोड में क्या आ गए? मतलब या तो आपके 10 साल के जो पूर्व नेता थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उनके रिप्लेसमेंट में नई को टिकट दे दी तो वो बोलते हैं कि बिल्कुल ये नेता तो बहुत अच्छा है।
कभी 10 साल से जो आपकी सरकार चल रही थी और आपका ही नेता था, कहीं ना कहीं वो विजन को जो है ना आपने अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए कोई नया लेके आया। और कुछ दिन का ड्रामा चल रहा है अभी महीने, आप सत्र के बाद देखना कि फिर वही धरने पे चलेगी सरकार, वही जनता के काम नहीं होंगे और उनके नेता अपने घर बैठ जाएंगे और फिर ये वही बात होगी कि ये बाद में जो है 1 या 2 महीने के अंदर अपने चुनाव से पहले जो है ना झूठे बातें करते और इन मुद्दों को लेके आ जाती है कि कहीं ना कहीं हिंदू का मुद्दा आ जाता है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा आ जाता है या फिर दंगों का मुद्दा आ जाता है, उन सबको भुलाने की कोशिश करते। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों के लिए कभी काम नहीं करती है, तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम तो विपक्ष रह के उठाते रहेंगे। हमारा एक ही विजन है कि हम हर वर्ग को शिक्षित करना है, हमारे बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं कि अगर बच्चे शिक्षित होंगे ठीक है मैं फिर लौटती हूँ आपके पास नरेश। राम राजा जी, अब आपको जवाब देना है। कृष्ण कुटेल जी ने कई गंभीर आरोप लगाए, कई सवाल आप पर उठाए हैं, उसका भी उत्तर दे दीजिए। कृष्ण भाई ने संघ के बारे में कहा, आरएसएस के बारे में, इनको आरएसएस का ABCD का नहीं पता। इतिहास गवाह है, जब भी हमारे देश के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आई है, सबसे पहले स्वयं सेवकों ने वहां पे अपना योगदान किया है और अपने जान खपाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और ये आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं हमारे को। पहले बात वो किस लिए बैठा है, पहले बात तो सुन ले भाई। हाँ सुन लिया, मैंने सुन लिया। ऐसा है पूरे 5 साल हमारे अनुशासन का पाठ पढ़ाता है, समर्पण, देश के प्रति समर्पण सिखाता है, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है, ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है। इसके बारे में आपको पता है कुछ? पूरा ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी संघी है, हमारे मुख्यमंत्री जी संघी, हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए अच्छी बात है। आप विधायक क्यों बनते हो? फिर उन्हीं को बैठा दो ना, फिर आप छोड़ दो कुर्सियों को। ये तो अच्छी बात है। अगर मान ले आप लोग इतना कार्यकर्ता इतना जो है कि उन लोगों को समर्पण का भाव सिखाता हमारे को, काम कर रहे हैं, हमारे देश के प्रति समर्पण, छोड़ दीजिए, आर्ट ऑफ लिविंग, हमारे ईमानदारी का पाठ जो धर्म के अंदर आप इतिहास देखिए, आप इतिहास देखिए, जब भी हमारे देश के ऊपर कोई भी आपदा आती है, सबसे पहले संघ सेवकों ने उन्होंने अपनी जान खपाई है। आपको पता ही नहीं कुछ भी। मुझे आपने एक करैक्टर सामने लेकर के आए, आप एक भी करैक्टर सामने लेकर के आए, हजारों किसने हजारों देश आजाद हुआ, आजादी के अंदर जो है कि हजारों गिरा दे, हम हजारों। दूसरा, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात, वो मैंने पहले आपका जवाब दे दिया। दुलिना कांड में 5 दलित मारे गए थे, 5 दलित थे, और आपका मुख्यमंत्री उन परिवारों के आंसू तक पहुंचने नहीं गया था। याद करो वो टाइम, मैम कांड, याद कर मैम कांड को, और वो क्या नाम है, कंडेला कांड। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके टाइम में क्या लॉ एंड ऑर्डर था? और भ्रष्टाचार में जिसकी आका की भ्रष्टाचार में सजाई हुई हो, वो भ्रष्टाचार की बात करता है। हमने तो पकड़ के अंदर किया, या पकड़े किसने? हमने पकड़े होंगे ना। कोई गलत काम करता तो पकड़ा किसने है? हमारी सरकार ने पकड़े हमें। अगर हमारी नीयत में खोट हो तो हम क्यों पकड़ते? दूसरा, ये हमारा भाई एक और है, केजरीवाल की पार्टी का है, आम आदमी पार्टी का, ये भी कुछ आरोप लगा रहा था हमारे ऊपर जी। अरे आप हिंदुत्व की बात करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो हिंदू विरोधी हो। केजरीवाल जी वहां पे जाता था हनुमान जी का आशीर्वाद लेने, दे दिया हनुमान जी ने आशीर्वाद। मौलवियों की तो तनख्वाह बांध दी, पुजारियों ने, ग्रंथियों ने क्या कसूर कराया वहां पे दिल्ली में? बताइए आप तो हिंदू विरोधी हो, सनातन विरोधी हो, राम के विरोधी हो, और फिर आप वहां हनुमान जी का आगे आरती उतारना, वहां तो आपको तो उसने पुजारियों ने अंदर नहीं घुसने दिया था, आपके मुखिया को तो। और फिर आप बात करते हो हिंदुत्व की। हिंदू होना बुरी बात है क्या? बताइए आप। और इनका कांग्रेस का नेता भी आज वहां जा रहा था, हनुमान जी के मंदिर में इनका आका। और ये भी जब भगवान श्री राम का एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर पे वहां पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, इनके भी वकीलों की फौज इन भी खड़ी कर दी थी कांग्रेसियों ने वहां पे। और फिर ये भी सनातन विरोधी हैं, भगवान राम के विरोधी हैं, भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हैं। और फिर जाके हनुमान जी से प्रसाद की, हनुमान जी से ये इच्छा करते हैं अगर हनुमान जी इनको आशीर्वाद देंगे। क्यों देंगे हनुमान जी आशीर्वाद इनको? क्योंकि ये तो भगवान
हनुमान जी उसी को आशीर्वाद देंगे जो भगवान श्री राम को मानते हैं, जो भगवान श्री राम के पुजारी हैं। हनुमान जी उनको आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री राम का एक भव्य ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण के लिए जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, इन्होंने कांग्रेसियों ने वहां पे फौज खड़ी कर दी थी वकीलों की, और फिर ये इंतजार करते हैं हनुमान जी आशीर्वाद देंगे। क्यों देंगे? इनके ऊपर तो हनुमान जी का श्राप लग चुका है और कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी। जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां कांग्रेस की नैया डूबती चली जाएगी। और हरियाणा में भी लगभग 20-25 साल हमारी सरकार चलेगी, क्योंकि जनता भगवान का रूप है। हम देवतुल्य जनता जनार्दन को भगवान के रूप में मानते हैं और इनके राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं, राक्षस है। और फिर कहते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा होकर श्राप देता हूं। अरे आपका श्राप कोई दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? जनता कल तक आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर है। हम जनता की सेवा करेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देगी। क्यों श्राप देता है भाई? श्राप उसको दे जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। राजस्थान में जाकर आपने एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा, और जिस तरह से इनकी ठगी ठोरी की दुकान चल गई थी, इन्होंने लोकसभा चुनाव में ये 5 सीट हासिल करके थे, झूठ बोल के, काट की अंडी चढ़ा के। अब जनता जाग चुकी है। इन्होंने झूठ बोला था, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, बहनों खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को बांटे थे। बहनों गारंटी कार्ड ले लेके इनके दफ्तरों में गई और ये आगे आगे भाग रहे थे। इन्होंने बहनों को भी नहीं छोड़ा, झूठ की फैक्ट्री लगा रखी थी इन्होंने। इनका जनता में बहुत भारी रिएक्शन था, जनता में प्रतिशोध था। जनता ने वो प्रतिशोध लिया और जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया और कांग्रेस की काट की अंडी चढ़नी थी, चढ़ चुकी है। आने वाला टाइम अब भाजपा का है। ठीक है, समय की कमी है। ठीक है, अंश जी बोलिए। इन्होंने सबसे पहली बात तो कांग्रेस पार्टी को या फिर हमारे नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें नहीं चाहिए कि वो हमें नहीं बताएंगे कि हम राम विरोधी हैं या सनातन धर्म विरोधी हैं, वो हमें नहीं बताएंगे। हमारी आस्था हमें जानते हैं। हम लोग भगवान राम को पूजते हैं, हम जो भी हमारे इष्ट है उन सब उनको पूजते हैं, और हमें भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? जिनको अयोध्या की जनता ने हरा दिया। ये कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? जिनको चित्रकूट जहां पे भगवान राम वनवास के अपने समय पे गए थे, वहां से भारतीय जनता पार्टी को हराया है। बात कहीं किसी भी राज्य की बात कर लूं, लेकिन जहां पे भी भगवान राम के वनवास के समय पे पैर पड़े थे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को हार पड़ी है। और वो हमें बताते हैं राम विरोधी होने के ऊपर। आप किस मुंह से हमें बता रहे हैं? आप हनुमान विरोधी होने पे बता रहे हैं, जिन्होंने पूरा कर्नाटक विधानसभा का चुनाव जय श्री बजरंग बली के नाम से लड़ा था, और बजरंग बली जी ने उनको इतनी भयंकर हार उनको कर्नाटक में दी थी। वो हमें हनुमान विरोधी बता रहे हैं। हमारे नेता के आज मंदिर जाने के ऊपर उनको आपत्ति हो रही है, लेकिन वही मेरे को आज भी याद है कि लोकसभा चुनाव के समय पे और उससे पूर्व पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके प्रधानमंत्री जय श्री राम के नारे लगाते थे, लेकिन जैसी अयोध्या हार गए और उड़ीसा में सरकार बन गई, वैसी जय जगन्नाथ के भगवान श्री राम को तक को छोड़ दिया इन्होंने। और ये हमें बताते राम विरोधी होने के ऊपर। ये किस मुंह से हमें सर्टिफिकेट देंगे? मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है। राम मंदिर की यहाँ पे ये बात करते हैं, लेकिन राम मंदिर में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार से राम मंदिर में लीकेजेस हो रही है। आज वहां पे एक बारिश आ जाती है तो उसमें से पूरी बूंदे बूंदे टपकने लग जाती है राम मंदिर में। का भ्रष्टाचार आप दूसरे का सम्मान करना सीखे। अगर आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा तो आप दूसरे का भी सम्मान करिए, ठीक है? मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपकी बात को शालीनता से सुना। आप हमें बताएंगे, यहाँ पे आप बैठ के महिलाओं के ऊपर जो बात कर रहे थे कि 1 लाख रुपया खटाखट, आज 10 साल के बाद हम यहाँ पे बैठे और आज भी हम लोग इंतजार करें कि कब वो 15 लाख रुपए आएंगे जो मोदी जी ने वादा किया था। आप बताइए ना कि क्यों अमित शाह जी ने कहा था कि वो तो जुमला है, 15 लाख रुपए जैसी कोई ऐसी योजना हो ही नहीं सकती।
आपने वादा करा, ये वादा करके आपने वोट लिए, उसके बाद आप ऐसे कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि वो झूठा था। ठीक है, और यहाँ पे आप हमें कह रहे हैं, सीख दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, 370-35 से हटा दी, विदेश में हमारा डंका बाज गया, आर्थिक दृष्टि से मजबूत। कौन सा डंका बज रहा है आप मुझे बताइए ना, कि अमेरिका भारतीय के कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा देती है, विदेश में जो है बांग्लादेश जो इंडिया को ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, सभी की टिप्पणी जरूरी है। कृष्ण कुटेल जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए कंचन जी, भाई रामराज जी जो बड़ा फक्र से बोल रहे थे, हमारे भाई आप पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, क्या हनुमान जी ने जो है जिता दिया? लेकिन मेरा प्रश्न रामराज जी से है, क्या अयोध्या आपने जीत ली? यानी आपके लिए भी प्रश्न पैदा है कि आप अयोध्या के अंदर हार करके आए हैं ना, आप तो सच्चे राम के भगत है, और तो है नहीं इस भारत देश के अंदर, प्रदेश के अंदर राम का नाम लेने वाले। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जो राम का नाम लेते हैं, और तो शैतान का नाम लेते हैं। यानी आपकी सोच यही है ना। फिर आपने अयोध्या को क्यों नहीं जीता? फिर आपने अयोध्या को, यानी आप दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं और ऐसे हनुमान जी का नाम ले रहे हैं आप, जैसे आपका छोटा भाई लगता हो हनुमान जी। यानी रिस्पेक्ट से बोलिए आप, मान ले धार्मिकता में बात करके जो है कि देश को बर्बाद मत करिए आप लोग, ठीक है ना। अगर सच्ची भक्ति के अंदर जो है कि आप है तो अयोध्या को आप लोगों को जीतना चाहिए था, यानी पूरी यूपी की यूपी जो है कि वो आपकी होनी चाहिए थी। दूसरा आपके सामने प्रश्न है, आप जो है कि अपने मुख्यमंत्री जी से जो है कि प्रश्न लेकर के जाएं कि पहले तो वो बैकवर्ड का बैकलॉग पूरा करने का काम करें, क्योंकि वो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। क्योंकि आप बैकवर्ड का ढिंढोरा जो पीट रहे हैं, तो आप अपने मुख्यमंत्री जी से बोलिए, घोषणा कराइए विधानसभा सत्र के अंदर कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी का जो बैकलॉग है, हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। दूसरा जो शेड्यूल कास्ट का जो कोटा है, बैकलॉग है, तो उसको पूरा करने का काम करें। दूसरा जो है कि ओपीएस आप लागू करेंगे या नहीं करेंगे, इसका भी आप ये कि स्पष्ट जवाब देने का काम करें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय आप लोगों ने इस चर्चा में दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो मसला में आज बात हुई, हरियाणा का विधानसभा सत्र जो है वो 13 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है ताकि जनता के मुद्दों को वो सत्र में जाकर उठा सके। मेरे साथ मसला में इतना ही, नमस्कार।